एक बार आगे बढ़ने के बाद लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। तुम्हें बहुत प्रेरणा से समाज का सामना और कोमलता से नीलम का साथ देना होगा। अभिनव शांत स्वर में बोला, मैं जानता हूँ पापा, मैंने सोच समझ कर ही निर्णय लिया है। सुरेश चंद्र बोले, बस तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। आगे का रास्ता आसान या सामान्य नहीं होगा। हम हर तरह से तुम्हारा साथ देंगे। अभिनव ने फिर अपनी माँ से काफ़ी देर बाद की ओर निश्चित होकर फ़ोन काट दिया। अगले दिन अभिनव रामप्रकाश के घर गया और अपने माता पिता का निर्णय सुना दिया। दोनों पति पत्नी की आंखें खुशी और राहत के कारण नम हो गई। सिया अभिनव के सिर पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा, हम तो आपके जितना आशीर्वाद काम है। आप हमारे लिए भगवान के रूप हैं। अभिनव छेपते हुए बोला, नहीं, आप ऐसा मत कहिए। आप लोगों ने मुझ पर विश्वास किया, मुझे इस लायक समझा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर उसने अपने माता पिता का फ़ोन मिलाकर रामप्रकाश से बात कराई। सुरेश चंद्र हाल चाल पूछ मुद्दे की बात पर आ गए। शांत भाव से बोले, मुझे पूरा विश्वास है मेरे बेटे आपकी बेटी का उचित मान और सहयोग देगा। हम भी उसकी तरह कोई एक कसर नहीं छोड़ेंगे बेटिया का प्रेम देने में। रामप्रकाश गदगद स्वर में बोला, जी हम तो अभिनव जी के जिंदगी भर के एहसानमंद हो गए हैं। हम तो आस ही खो बैठे थे कि हमारी बेटी एक सामान्य जीवन बिता पाएगी। सारे समाज ने ठुकरा दिया था, लेकिन आपके संसार और अभिनव की हिम्मत के कारण नीलम को नई जिंदगी मिलने वाली है। सुरेश चंद्र बोले, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वाकई की सोचता हूँ अगले हफ्ते की तारीख पक्की कर इन दोनों को मंदिर में शादी करवा देते हैं। आप तीनों यहीं आकर शहर आ जाओ, बिना हंगामे के शांति से सब काम हो जाएंगे। रामप्रकाश तो ये बात सही लगी। अपने शहर में शादी करने का मतलब है फिर से बहसबाजी और छीटाकाशी का दौर चालू हो जाएगा। रामप्रकाश को लगा संकोच हो रहा था, किसी को वहाँ जानता तक नहीं था, इसीलिए बोला, भाई साहब, वहाँ अरेंज मैरिज करना मुझे थोड़ी दिक्कत होगी, किसी को जानता तक नहीं हूँ। सुरेश चंद्र हंसते हुए बोला, अरे भाई साहब, जो हम करेंगे, हमारा शहर है, हम स्वागत करेंगे आपका। और मंदिर में शादी करवाने के लिए इंतज़ाम कोई खास नहीं करना पड़ेगा। हाँ, शाम को एक छोटी सी पार्टी देंगे, उसमें हमारे जान पहचान और रिश्तेदार शामिल हो जाएंगे। आप भी अपने रिश्तेदार को बुला लेना, खर्चा आधा कर लेंगे। सुनकर रामप्रकाश को लगा कि बेटी की किस्मत खुल गई। इतना संस्कारी सुलझा हुआ परिवार उसे मिल रहा है। अभिनव नीलम से मिलना चाहता था एक बार, लेकिन उसे देर हो रही थी, इसलिए वह चला गया। रामप्रकाश और सिया प्रशंसा से नीलम को खुशखबरी देने पहुंची, लेकिन नीलम ने जो प्रक्रिया दी उसके लिए वह तैयार नहीं थी। बुरी बात सुनकर नीलम को आश्चर्य तो हुआ ही, गुस्सा भी आया। तड़प कर बोली, मतलब जिस इंसान से थोड़ी मदद की, उसकी सज्जनता का फ़ायदा उठाकर उसे इमोशनल ब्लैकमेल कर मुझे उस पर थोप दो। सिया बोली, ऐसा कुछ नहीं है, बस उससे पूछा था क्या वह कर सकता है शादी तुमसे, और उसने हाँ कर दी। ऐसा लड़का हमें कहीं नहीं मिलता। मैं तो भगवान को हम पर दया आ गई। नीलम तिलमिलाकर बोली, भगवान को दया नहीं आई, उस पुलिस वाले को दया आ गई। सारी उम्र उसका एहसान मानना पड़ेगा, इस गिल्ट में ही जीना पड़ेगा। हमारे कारण उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इतना बड़ा बलिदान दिया है उसने। रामप्रकाश बोला, बेटा, एहसान तो है ही उसका, तुम्हारी ज़िंदगी जान बचाई। नीलम लंबी सांस लेते हुए बोली, पापा, वह पुलिस में है, वह जो उन्होंने किया उनका फ़र्ज था, लेकिन अब जो आप उनसे शादी करवाने चाहते हो, वह उसका व्यक्तिगत एहसान लेना ही बात है जो गलत है। रामप्रकाश में स्वयं दिल से ही यह बात नहीं कचोट रही थी, लेकिन पुत्री का प्रेम ऐसा स्वार्थ भरा कदम उठाने को मजबूर कर रहा था। वह कैद स्वर में बोला,
तो क्या करना चाहिए? दोनों बाप बेटी की बात सुन सिया का माथा थनका। बोली, भलाई के चक्कर में मैं इतना तुम्हारा मौका हाथ से न जाने दूं। मैं कड़क स्वर में बोली, सुन ले छोरी, आदर्श वाली बात मेरे सामने मत कर। जो गलत हुआ वह समाज या भगवान की गलती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वह जब उसे सुधार का मौका मिल रहा है तो खबरदार हाथ से जाने दिया। मेरा मारा मुँह देखेगी दोनों। आखिर इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत कहाँ तो जिंदगी भर वह कुंवारे एक लड़की की रक्षा कर सके। कहीं की ससुराल वालों को अलग जान आ रही है। 6 महीने पहले ही 50,000 मांगे थे प्रीति का कमरा बनवाने के नाम पर। अब फिर वह 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। दामाद को काम शुरू करना है। सिया इस तरह से कभी नहीं गुस्सा हुई थी। दोनों हंस बिड़बड़ उसे देख रहे थे। राम प्रकाश बोला, उसकी बात भी सही है। नीलम उसकी आंखों में बेबसी देख चुप हो गई। समझ गई कि इन कुछ महीनों में समाज के लिए उसके लड़ते लड़ते दोनों पस्त हो गए। उसने अभिनव को एक पुलिस वाले से अधिक कुछ नहीं समझा था। अब उसने शादी करने अकेले रहना नाम का खौफ हो रहा था। इतना गुस्सा वाला इंसान उसे आज तक नहीं देखा था। उसे पुरुषों की ही नफरत हो गई थी। हैवानियत और हवस का नंगा नाच भी उत्पन्न देख चुकी थी। अब किसी पर विश्वास करना इस जन्म में उसके लिए नामुमकिन था। उसे लगता था कि जन्मों के लिए उस दिन की घटना उसके अंतर्मन अंतर हो गई है। अब वह एक स्त्री पुरुष के सामान्य रिश्ते को निभाने के लिए काबिल नहीं रही थी। बेगैरसन जीवन जीने की कोशिश भी करेगी तो सफल नहीं हो पाएगी। रात को सोते हुए अभी भी डर लगता है। उसे नींद में भी दरिंदे हंसते हुए दिखते हैं। अंधेरे कमरे में कांप जाती है। बाहर जाने से अकेले क्या किसी के साथ भी जाने का एहस नहीं रहता। फिर किसी के स्थान पर एक अजनबी के साथ कैसे जीवन बिताएगी? अभिनव को जानता कितना है? कहीं महानता का नाटक कर समाज के सामने एक मिसाल रखने के लिए शादी कर रहा हो। बाद में उसे प्रेरित करे। माता पिता की आंखों में लाचारी भी बढ़ चुकी थी। वो बोझ नहीं बन सकती उन पर। पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई कि नौकरी कर लेती। वह हार चुकी थी। लगा सारे सपने जो उसने खुली आंखों से देखे थे अब वह धराशायी हो गए। वे बस अब एक चलती फिरती लाश है जो उसके जीवन में घटित हो रहा है। उसे स्वीकार करने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। शुरू में वह बहुत रोती थी, बस रोती रहती थी, लेकिन अब थक गई तो उसकी चिंता सुप्त हो गई, उदासीन हो गई अपने आसपास की स्थिति और घटनाओं से। मैं ना कुछ सोचती और न समझती, बस चुपचाप अपने अंदर शांत पड़ी रहती। किसी बात पर प्रतिक्रिया नहीं हो सकी उसकी। माँ बाप दोनों कोशिश करते हैं, टीवी देख ले, कोई किताब पढ़ ले, लेकिन मैं कमरे के बाहर नहीं आती और अगर टीवी के आगे बैठ जाती तो उसे पता ही नहीं चलता टीवी में क्या दिख रहा है। उसकी आंखें टीवी पर होती जरूर, लेकिन दिमाग तक कोई दृश्य नहीं जाता। शादी के लिए उसकी ये पहली और आखिरी प्रक्रिया थी। फिर वह खामोश हो गई और उसकी खामोशी को उसकी हाँ माँ कर शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। अभिनव नीलम से मिलकर उसे आश्वस्त करना चाहता था कि उसके साथ नीलम की कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन नीलम के सामने पहुंचकर क्या बोले उसकी समझ नहीं आया। तुम ठीक हो ना? कोई परेशानी तो नहीं? जैसे वाकई में अधिक वह नहीं बोल पाया। ऐसे मामले को पुलिस कार्यवाही और कानूनी दावपेच को वह जानता था, लेकिन एक नरी लड़की के केस साधवाना भरे शब्द बोले ये उसकी समझ के बाहर था। फिर उसके पास समय कम था। उसे अपना सारा काम खत्म करना था अनंतनगर जाने से पहले। नीलम का वह हफ्ता कैसे बीता उसे होश नहीं। उदासीन सी एक परत पड़ी रहती। उसके माता पिता की सारी तैयारियों में लगे हुए थे। कुछ कपड़े और आभूषण पहले खरीदे हुए थे, कुछ और दोनों अपने आसपास खरीद लाए। नीलम ने कहते थे वह जवाब नहीं देती। ज्योति जोर देते तो रोने लगती। जो नया सामान आया नीलम के एक बार भी आंख उठाकर नहीं देखा। राम प्रकाश ने अपनी बड़ी बेटी प्रीति को और दामाद मुकेश को बुलाया। फिर पांचों ने मिलकर अभिनव के शहर जाने का कार्यक्रम था। अगला भाग देखने के लिए वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर मी एंड सब्सक्राइब, प्लीज़।